Hello friends, welcome to this video lecture, and today we are going to discuss a very interesting topics of Newton's laws of motion, and the topic is Newton's third law of motion। तो यार एक बहुत ही सिंपल लॉज है जो न्यूटन ने दिया, और ये लॉ क्या किस नाम से जानते हैं इस लॉ को? न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तो इस लॉ में क्या होता है? ठीक है, सबसे पहले एग्जांपल से समझते हैं इस लॉ को कि एक्चुअली ये लॉ कब और कहाँ पे यूज होता है। ठीक है, तो इस लॉ को समझने के लिए पहले एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, ये मान लेते हैं कोई सरफेस है। ठीक है, सरफेस है और ये कोई टू व्हीलर है। ठीक है, टू व्हीलर समझ लीजिए रोलर स्केटिंग है। ठीक है, रोलर स्केटिंग समझते हैं ना, जिसको पैरों में बांध के मूव करते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये कोई सरफेस है और आप रोलर स्केटिंग पे खड़े हैं और इस रोलर स्केटिंग के सामने एक वॉल है। ठीक है, ये वॉल है ईंट का। ठीक है, और हम क्या कर रहे हैं, इस वॉल को पुश कर रहे हैं। ठीक है, इस वॉल पे एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं यार, जब किसी वॉल पे हम पुश करते हैं तो ये रोलर स्केटिंग है ना, ये पीछे की तरफ मूव हो जाए। ठीक है, ये रोलर स्केटिंग पे बैठा हुआ इंसान पीछे की तरफ मूव हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब हम फोर्स यहाँ पे इस वॉल के ऊपर लगा रहे हैं, ठीक है, जब हम इस वॉल को पुश करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, तो हम वास्तव में पीछे क्यों चले जा रहे हैं? हम इसलिए पीछे चले जा रहे हैं क्योंकि इधर से भी कोई ना कोई एक फोर्स है जो हमारे ऊपर लगा रहा है। ठीक है, इधर से भी कोई ना कोई एक फोर्स है जो हमारे ऊपर लगा रहा है, जिसकी वजह से हमारा जो मूवमेंट है वो पीछे की तरफ हो जा रहा है। ठीक है, अब एक और एग्जांपल लेते हैं, सेकंड एग्जांपल। ये सरफेस है, सरफेस के ऊपर क्या ब्लॉक रखा हुआ है 5 किलोग्राम का। ठीक है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रखा होता है तो उसका भी एक वेट, ठीक है, जो कि mg के बराबर होता है, वो नीचे की तरफ लगता है। पिछले 2-3 वीडियो से हम लोग ये पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है, और जिस सरफेस पे रखा हुआ है वो सरफेस इस ब्लॉक के ऊपर क्या एक नॉर्मल लगाता हुआ है। ठीक है, जिसकी वजह से ये दोनों, ये फोर्स और ये फोर्स बैलेंस हो जाते हैं और ये ब्लॉक रेस्ट में रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, नॉर्मल बराबर mg। ठीक है, जितना नॉर्मल लग रहा है उतना ही mg लग जा रहा है, जिसकी वजह से ब्लॉक रेस्ट में रह रहा है। और यहाँ पे mg क्या है, ये मास है, मास ऑफ ब्लॉक, और g क्या है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसको हम लोग ग्रेविटेशन के चैप्टर में, ठीक है, g के बारे में ग्रेविटेशन के चैप्टर में हम लोग बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सीधा आप g की वैल्यू याद रखें, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, और g क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, ग्रेविटी के द्वारा जो एक्सेलरेशन लगता है उसे हम g बोलते हैं। ठीक है, उसकी वैल्यू हम निकाले हैं, ये बस वैल्यू आपको दिखाने के लिए। ठीक है, तो आप लोग बस इतना ध्यान रखना कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर किसी सरफेस पे रखा हुआ है तो ऑब्जेक्ट का वेट नीचे की तरफ लगता है। ठीक है, और जिस सरफेस पे रखा हुआ था वो सरफेस ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाता है, जिसे हम नॉर्मल बोलते हैं। ठीक है, अब ये वाला एग्जांपल समझते हैं। ठीक है, ये एक सीलिंग है। ठीक है, सीलिंग के से एक रोप को, ठीक है, बांध के और एक ब्लॉक को लटका दिए इस पे। ठीक है, सीलिंग से एक रोप को बांध के ब्लॉक को लटका दिए, जिसका मास 10 किलोग्राम का है। तो ब्लॉक अगर लटका हुआ है, इस पे हैंग हुआ है, इसका मतलब क्या है, ब्लॉक तो रेस्ट में है। ठीक है, ब्लॉक रेस्ट में है। हम यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ पे कौन कौन सा फोर्स वर्क करता है। ठीक है, जिसकी वजह से ब्लॉक रेस्ट में रहता है। तो ब्लॉक की वजह से, ठीक है, एक mg फोर्स नीचे की तरफ लगेगा। ठीक है, लगेगा या नहीं, क्योंकि ब्लॉक का मास है 10 किलोग्राम। ठीक है, और इनके वेट की वजह से एक फोर्स नीचे की तरफ लगेगा तब। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका मास होता है, ठीक है, और अगर वो अर्थ के सरफेस पे है, ठीक है, तो उसके ऊपर, ठीक है, क्या लगेगा, उसका फोर्स, ठीक है, mg लगेगा। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अर्थ के सरफेस पे है तो उस ऑब्जेक्ट का वेट या फोर्स नीचे की तरफ लगेगा। तो ये बात आप लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो ये फोर्स तो नीचे की तरफ लग रहा है। ठीक है, ये फोर्स तो नीचे की तरफ लग रहा है, लेकिन ब्लॉक तो अपना रेस्ट में है। ठीक है, ब्लॉक तो नीचे की तरफ नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब कोई ना कोई एक और फोर्स होगा जो ब्लॉक को ऊपर की तरफ खींच रहा है, पुल कर रहा है। तो वो फोर्स कौन सा है, टेंशन फोर्स, जो कि इस रोप में है। ठीक है, टेंशन फोर्स जो कि इस रोप की वजह से लग रहा है। ठीक है, तो ये जो रोप है ना, टेंशन फोर्स प्रोवाइड करा के ब्लॉक को ऊपर की तरफ पुल करने की कोशिश करता है। और यहाँ पे क्या होता है, जितना टेंशन ऊपर की तरफ लगता है उतना mg नीचे की तरफ लगता है, जिसकी वजह से ये दोनों बराबर हो जाते हैं और एक दूसरे के फोर्स को कैंसिल कर देते हैं, जिसकी वजह से ये पूरा सिस्टम किस में रहता है, रेस्ट में रहता है। ठीक है, ये हमको समझ में आ रहा है। ठीक है, अब एग्जाम्पल नंबर 3 को देखते हैं।
एग्जाम्पल नंबर 3 को देखते हैं। जल्दी जल्दी समझने की कोशिश करेंगे इस एग्जाम्पल को। 2 ट्रक है, एक T1 ट्रक, एक T2 ट्रक। ठीक है, T1 छोटा ट्रक है और T2 बड़ा ट्रक है थोड़ा सा। तो मान लेते हैं अभी दोनों ट्रक रेस्ट में है। ठीक है, कुछ देर बाद ये वाला ट्रक जो T2 ट्रक है, ये इस ट्रक को, T1 ट्रक को पुश कर रहा है। ठीक है, इस T1 ट्रक को क्या कर रहा है, पुश कर रहा है। तो जब पुश करेगा ना, तो कुछ समय के लिए, ठीक है, कुछ समय के लिए ये जो T1 ट्रक है इस साइड, ठीक है, जितना फोर्स लगा के ये पुश कर रहा है उतना फोर्स लगाने की कोशिश करेगा। ठीक है, इस साइड। लेकिन कुछ टाइम बाद क्या होगा, ये ट्रक तो हैवी है, ठीक है, तो ऑब्वियसली इसका कैपेसिटी ज्यादा होगा, तो ये ट्रक थोड़ा सा और फोर्स लगाएगा। तो जब तक ये वाला ट्रक कैपेबल होगा, ठीक है, इसके फोर्स को रोकने के लिए, तब तक तो ये रुकेगा। लेकिन जैसे ही ये वाला ट्रक का फोर्स, T2 ट्रक का फोर्स इस T1 ट्रक से अधिक होगा, तैसे ही ये वाला T1 ट्रक इस साइड मूव करने लगेगा। ठीक है, शुरू में तो ये उतना फोर्स लगा के क्या करेगा, कैंसिल करेगा इस फोर्स को। ठीक है, इस फोर्स को कैंसिल करेगा। लेकिन जैसे इस T2 ट्रक का फोर्स ना अधिक हुआ इस T1 ट्रक से, वैसे ही T1 ट्रक को लेके इस साइड मूव कर जाएगा। तो वही सारी बातें लिखी हुई हैं, आप लोग पढ़ लेना। यहाँ पे बस ये देखने वाली चीज है कि जब F1 बराबर F2 होगा तब कोई भी नहीं मूव करेगा। ठीक है, जब ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स बराबर होगा तो दोनों ट्रक किस में होंगे, रेस्ट में होंगे। और जैसे ही F2 ट्रक, ठीक है, ये F2 बड़ा होगा किसी F1 से, ये वाला ट्रक F2 प्रोवाइड, ये वाला ट्रक F2 लगा रहा है और ये वाला F1 लगा रहा है। तो जैसे ही F2 बड़ा होगा वैसे ही क्या करेगा, T1 विल मूव इन अपोजिट डायरेक्शन। ये जो T1 ट्रक है, ये वाला ट्रक जो है, ये वाला ट्रक किस डायरेक्शन मूव करेगा, इस डायरेक्शन में। ठीक है, ये हमको समझ में आ रहा है। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट। तो यही सारी बातें न्यूटन्स ने देखते हुए अपना एक थर्ड लॉ बनाया। ठीक है, और उसमें क्या बताया कि जब दो बॉडी, व्हेन टू बॉडी कम्स इन कांटेक्ट ऑफ अनदर बॉडी, जब दो बॉडी दूसरे बॉडी के कांटेक्ट में आते हैं तो क्या करें, दे एग्जर्ट इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स। वे क्या करते हैं, इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स एग्जर्ट करते हैं किस पे, एक दूसरे के ऊपर इक्वल अमाउंट का फोर्स क्या करते हैं, एग्जर्ट करते हैं। किस डायरेक्शन में, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल अमाउंट का फोर्स एग्जर्ट करते हैं। ये न्यूटन्स का थर्ड लॉ है जो कि बहुत ही इजी है। ठीक है, तो ये न्यूटन्स का लॉ हमें समझ में आ रहा है। ठीक है, तो अब इस एग्जांपल में समझते हैं। ठीक है, ये T1 ट्रक, ये T2 ट्रक था। ठीक है, इस वाले ट्रक का मास क्या था, ज्यादा था। ठीक है, और जब ये इससे क्या हुआ, इसको पुश करने की कोशिश किया। ठीक है, तो इस पूरे सिस्टम का, ठीक है, ये पूरा सिस्टम किधर की तरफ मूव करने लगा। ठीक है, इस डायरेक्शन में मूव करने लगा। ठीक है, मूव करने लगा कि नहीं, ठीक है, क्योंकि जिसका मास अधिक था, ठीक है, उस वाले का फोर्स क्या किया, इसके फोर्स को क्या किया, नलिफाई करके और पूरे सिस्टम को लेके इस साइड लेके चलाया। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना कि जिसका मास अधिक रहता है और वो जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाता है, ठीक है, तो पूरे सिस्टम का फोर्स उसी डायरेक्शन में हो जाएगा। ठीक है, ये बात आप लोग को ध्यान में रखना है। मूव करते हैं जल्दी से, एक एग्जांपल और समझते हैं, ये हमें समझ में आ रहा है। ठीक है, ये न्यूटन्स के थर्ड लॉ पे एक एग्जांपल देखते हैं। न्यूटन्स के थर्ड लॉ पे एक और एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, जल्दी से देखेंगे इसको। ये दो ब्लॉक रखा हुआ है। ठीक है, ए और बी दोनों ब्लॉक क्या है, एक साथ है। ठीक है, एक साथ है। तो न्यूटन्स के थर्ड लॉ के अनुसार ये और ए वाला ब्लॉक बी वाले पे फोर्स अप्लाई करेगा और बी वाला ए पे फोर्स अप्लाई करेगा। इन दोनों फोर्स क्या, ये दोनों फोर्स इंटरनल फोर्स होते हैं जो कि हमें दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है, ये दोनों फोर्स इंटरनल फोर्स होते हैं, एक दूसरे को कैंसिल करके क्या करते हैं, रेस्ट में रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एफ ए बी बराबर एफ बी है। ठीक है, दोनों क्या फोर्स है, इंटरनल फोर्स है। इंटरनल फोर्स है, ठीक है, अंदर की तरफ लगाते हैं लेकिन हमें पता नहीं चलता है। ठीक है, लेकिन ये फोर्स एक्सर्ट करते हैं। ठीक है, तो और जल्दी से इस एग्जांपल को समझते हैं। ठीक है, ये टेबल रखा हुआ है, 1:10 टेबल है। ठीक है, उसके ऊपर क्या एक ब्लॉक रखा हुआ है, ये ब्लॉक रखा हुआ है इसके ऊपर। ठीक है, तो ब्लॉक क्या करेगा, इस टेबल के ऊपर क्या एक फोर्स एक्सर्ट करेगा। ठीक है, इस टेबल के ऊपर क्या एक फोर्स एक्सर्ट करेगा और टेबल पे क्या करेगा, एक नॉर्मल फोर्स, ठीक है, ऊपर की तरफ लगाएगा। ठीक है, और अभी अभी हम लोगों ने क्या देखा था ट्रक वाले एग्जांपल में कि जिसका मास अधिक होता है, ठीक है, तो उस ऑब्जेक्ट का, ठीक है, उस सिस्टम का जो रिजल्टेंट डायरेक्शन ऑफ फोर्स होता है वो हैवियर मास का डायरेक्शन होता है। ठीक है, यही सब लिखा हुआ है कि द रिजल्टेंट डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट
विद द डायरेक्शन ऑफ हैवियर मास। ठीक है, तो यहाँ पर टेबल क्या है, टेबल का फोर्स, ठीक है, इस ब्लॉक से अधिक होगा। ठीक है, नॉर्मल फोर्स जो ऊपर की तरफ लग रहा है इस ब्लॉक के फोर्स से अधिक होगा। क्यों अधिक होगा? क्योंकि टेबल का मास अधिक है। ठीक है, और वो इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है ऊपर की तरफ। तो ऐसा क्यों नहीं होता है कि जो ब्लॉक रखा हुआ है वो ऊपर की तरफ मूव कर जाता है? ठीक है, ऐसा क्यों नहीं होता है? तो ऐसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि कोई ना कोई एक ऐसा फोर्स है जो नीचे की तरफ लग के इस ब्लॉक को क्या कर रहा है, पुल कर रहा है। ठीक है, नीचे की तरफ लग के इस ब्लॉक को पुल कर रहा है। ठीक है, जिसकी वजह से ये ब्लॉक इस पे रखा हुआ है, ये ऊपर की तरफ नहीं जा रहा है। तो वो कौन सा फोर्स होता है? वो फोर्स किसका होता है? अर्थ के द्वारा जो फोर्स लगता है, अर्थ के द्वारा जो फोर्स लगता है नीचे की तरफ, कौन सा फोर्स? ग्रेविटेशन फोर्स। ठीक है, ग्रेविटेशन पुल जिसको बोलते हैं, जो नीचे की तरफ हर ऑब्जेक्ट पे लगता है। ठीक है, और वो किसके बराबर होता है? mg के बराबर। ठीक है, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो यही जो एक्सटर्नल फोर्स है, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट को क्या स्टेबल पे इजीली रखने दे रहा है। ठीक है, वरना क्या होता, ये जो ब्लॉक है ना, ये ऊपर की तरफ मूव कर जाता। ठीक है, तो ये हमको समझ में आ रहा है कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या फोर्स लगा रहा है? कौन? अर्थ लगा रहा है। ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में अर्थ क्या कर रहा है? फोर्स लगा के ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा है? पुल कर रहा है, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट टेबल पे इजीली रखा हुआ है। तो आई होप ये सारी बातें आप लोग को समझ में आ गई होंगी। ठीक है, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है। ठीक है, तो अगर ये सारी बातें आप लोग को समझ में आ गई हो तो इस वीडियो को लाइक करें। ठीक है, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।